मेरी शादी क्या तय हुई, घर में जैसे खुशियां खिल उठा। जिसे देखो वह शादी की ही बातें करता दिखाई देता। माँ तो जैसे खुशी से बौखला गई थी। पिताजी खुशी के साथ साथ तनाव में थे कि जमींदारों के घर रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं कोई चूक न हो जाए। सब कुछ उनकी हैसियत के अनुरूप करना चाहते थे। बाहर की तैयारियों की भागदौड़ के बीच में भी माँ को बताना नहीं भूले, देखो अपनी लाडली को पारंपरिक भोजन बनाने की खूब प्रैक्टिस करा दो। हमारी लाडो किसी परीक्षा में असफल नहीं होनी चाहिए। पति की ओर देखकर माँ मुस्कुराईं। आप अपनी तैयारियां ठीक से करो जी। हमारी बिट्टो को पाकर समधियान के लोग बेहद खुश होंगे। आप चिंता मत करो। यूँ तो उसे सब कुछ आता है, फिर भी मैं रोज उससे कुछ न कुछ बनवाती रहूँगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और मेरे मन में दुख दुख हो रही थी। बचपन से मायके में जन्मी पली बढ़ी मैं अचानक से ससुराल में जाकर कैसे बस जाऊंगी। कैसा शहर होगा, कैसे लोग होंगे, जमींदार परिवार का क्या अर्थ है। मैंने मन में ही समझने की कोशिश करती, पर किसी से कुछ पूछ नहीं पाती। सोचती कि यदि भाई की शादी हो गई होती तो कम से कम भाभी से मन की बात तो कर सकती थी। मेरे मन में ससुराल और होने वाले परिजनों को लेकर अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। इसी सब उड़न भेद के बीच विवाह की तिथि भी आ गई। एक शानदार आयोजन के साथ मैं विवाह के बंधन में बंधकर विदा हो गई। कार एक झटके के साथ रुकी तो मेरी तंद्रा टूट गई। हड़बड़ा कर मैंने सिर से सरका अपना पल्लू संभाला। बगल में बैठे पति धीरे से फुसफुसाए, हम घर पहुंच गए हैं। मैंने कार की खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। चारों ओर दुकानें ही दुकानें दिखाई दी। मेरे मन के दौड़ते घोड़े को लगाम लगी। यह कैसा रजवाड़ा, यह तो कस्बे की बाजार सा लग रहा है। बस दुकानें बड़ी बड़ी लग रही थी। तभी औरतों का एक झुंड आया और जाने कौन कौन सी रस्में होने लगी। रबर की गुड़िया की मंदिक में उनके आदेशों का पालन करती जाती। बहू जीने पर ऊपर चलो कहने के साथ महिला ने मेरा लहंगा संभाला और मैं धीरे धीरे जीने पर बढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मैंने नजरें चारों ओर घुमाई। बड़ा सा चौड़ा दालान था। दालान के अंत के सामने नक्शीदार बड़ा सा विशालकाय दरवाजा था। मैंने नजर झुकाए धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंची। द्वार के बीचों बीच चौक बना था। उसके बीच रखे कलश को देखकर लगा, हाँ आई तो मैं किसी रजवाड़े में ही हूँ। बड़ा सा चांदी का कलश जो बेलबुटों से सजा था, चावले भरकर नई बहू के गृह प्रवेश हेतु रखा था। चावले ढुढ़का कर मैं एक हॉल में आ गई। मुझे एक सोफे पर बैठाया गया। शानदार नक्शाली वाला सोफा कम, सिंहासन ज़्यादा लग रहा था। उस विशाल हॉल में कई सोफे रखे थे जिनके हत्थे शेर या हाथी जैसे थे। मुझे अपने मायके का इकलौता नक्शीदार सेंटर टेबल याद आ गया जो पिताजी लाए थे और हम उसे कितना सहेजते रहते थे। यहाँ तो फर्नीचर, दरवाजे सब नक्शाली के शानदार नमूने लग रहे थे। 3 दालान पार कर थोड़ी देर बाद मुझे एक कमरे में पहुंचाया गया। भाभी, यह मेरा कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, आपका कमरा अभी सज रहा है, कहकर मेरी ननद रमा शरारत से मुस्कुराई। यह तो बहुत बड़ा है, आप लोग खो नहीं जाते इसमें? मुस्कान के साथ मैंने पूछा। रमा खनकती हुई प्यारी हंसी के साथ खिलखिलाई, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी पहला वाला दालान और बैठक मेहमानों के लिए, दूसरा दालान और उसके चारों ओर बने कमरों में रसोई, खाने का कमरा, मेहमान खाना और कुछ फालतू कमरे हैं। इस तीसरे दालान के चारों ओर हम सबके कमरे हैं, पर तीसरे दालान में आने की इजाज़त केवल मिली और इन्ना को ही है। धीरे धीरे आप सब जान जाएंगी, आप आराम करिए, मैं मेहमानों को देख लूँ। थोड़े दिनों में यहाँ की कमान आपके हाथों में ही होगी। शाम से ही मेरी ननदें मुझे सजाने में लग गईं। उनकी चुलबुली छेड़छाड़ मन को गुदगुदाती तो मैं मुस्कुरा देती, वे निहाल हो जाती। मेरी लंबी चोटी खोलकर वे मेरे केसों की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगीं।
हाय भाभी, भैया तो इन केसों में ही खो जाएंगे। एक ने मुझे कोहनी मारी। हाँ, भैया के काम का क्या होगा, इनसे बंधे तो वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और कमरा उनकी खिलखिलाहटों से भर गया। तभी सासू माँ आई। उनके पीछे पीछे मिली एक बड़ा सा थाल थामी हुई थी। वह साटन के लाल गोटेदार कपड़े से ढका था। बहू रानी, यह हमारा खानदानी लहंगा है। सच्चे काम का मतलब सोने चांदी के तारों से काम है। इसमें थोड़ा भारी है, पर हमारे घर की परंपरा है। आज के दिन इस परिवार की कुलवधू इसे ही पहनती है। जी, मेरे उत्तर के साथ ही वे जितने ठसके के साथ आई थीं उतनी ही ठसक से चली गईं। लहंगे को देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया गई। उस प्राचीन लहंगे की क्या बेहतरीन कारीगरी थी। शादी के लिए शहर में कितने ही लहंगे देखे थे मैंने, पर इसके आसपास भी कोई टिक जाए ऐसा एक लहंगा मेरी नज़रों के सामने नहीं आया था। भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? थोड़ा भारी तो है, पर पहनना तो पड़ेगा ही। रमा ने मुझे हिलाया। हाँ, बहुत सुंदर है। मैंने आंखें झपकाई तो सब फिर खिलखिला उठी। तैयार होकर जब आईने में स्वयं को देखा तो एक पल को तो भ्रम ही हो गया कि आईने में कोई महारानी खड़ी है। बिन बोले ही मैं मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सब मुझे मेरे कमरे पहुंचा कर चली गईं। उनके जाते ही मैंने अपने कमरे को निहारा। कमरा नहीं नहीं, उसे हॉल ही कहना सही होगा। यह विशाल हॉल मेरा है, सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठी। ऐसा तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बीच कमरे में लकड़ी का विशाल नक्शीदार पलंग पड़ा हुआ था, जिसके सिरहाने पर नक्काशी की हुई थी। पलंग के फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक और बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर सुंदर कारीगरी से कमल के फूल उकेरे गए थे। जमीन पर मोटी पर्शियन कालीन बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह छत पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी छत काले नीले सफ़ेद रंग की चित्रकारी से सजी हुई थी। दो विशाल झाड़ फानूस लटक रहे थे। अभी मैं देख ही रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल कर बैठ गई। नीले रंग की शेरवानी पर नारंगी साफा बांधे, गले में मोती की माला पहने मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। यह पुरुष अब मेरा है, सोचकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ दिन यूं ही गहमा गहमी रही। फिर एक दिन सासू माँ बोली, रमा, अभी तक बहू रानी ने अपना पूरा घर नहीं देखा है, इसे पूरा घर दिखा दो। मैं और रमा हवेली भ्रमण पर निकल गई। जितना रमा उत्साहित थी उससे ज़्यादा मैं उत्सुक थी। जिसे रमा डेवड़ी कह रही थी वह कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना था। मैं पूर्वजों की कला के आगे नतमस्तक थी। रमा, हम ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने रमा से पूछा। भाभी, ऊपर की मंजिल को हमने किराए पर दे रखा है। हमारी पहली मंजिल पर 3 किराएदार हैं। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। किराएदार? लेकिन क्यों? बरबस मेरे मुंह से निकला। भाभी, इतने बड़े घर का रख रखाव आसान नहीं होता। आश्चर्य से मेरी ओर देखकर रमा बोली, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई। कोई बात नहीं भाभी, वह स्वाभाविक प्रश्न था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर रमा मुझे आश्वस्त करते हुए बोली, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, पर मैं वहाँ नहीं जाती। आप भैया के साथ जाकर देख लीजिएगा। आप नहीं जाती मतलब? भाभी, आप तो जानती ही हैं पुरानी हवेलियों के साथ कितने किस्से जुड़े रहते हैं, तो हमारी हवेली भी इसका अपवाद नहीं है। रमा ने समझाया। मतलब भूत? हाँ, ऐसा ही कुछ। रमा की आंखों में शरारत थी। सच बताइए ना। हाँ सच। रमा ने अपनी बात पर जोर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की बगिया में ले गई और एकाएक कर हर पेड़ से मेरा परिचय कराने लगी कि कौन सा पेड़ कब और किसने लगाया था। उसी समय मिली आई। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे हैं दोहराते हुए रमा ने मुझे शरारत से कोहनी मारी। मैं लजाई लजाई सी मिली के पीछे चल दी। पति देव तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। देखते ही बोले, चलो तुम्हें नदी की सैर कराता हूँ, वहाँ सूर्यास्त का नज़ारा देखना मज़ा आए जाएगा। कुछ ही समय में हम
कलकल बहती नदी के ऊपर बहे शाही पुल पर थे। लाल रंग का ऐतिहासिक पुल अपनी पूरी भव्यता से मेरा मन मोह रहा था। पतिदेव गर्व से बता रहे थे कि अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे अपनी कोठी की ऊपरी मंजिल कब दिखाएंगे आप? पतिदेव कुछ पल मुझे निहारते रहे, फिर बोले, तुम्हें ऊपरी मंजिल देखनी है? हाँ ठीक है, दिखा दूंगा। चलो घर चलते हैं। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर की मंजिल दिखाने से कतरा जाता था। ऐसा मुझे लग रहा था मैं भी बराबर नहीं कह पा रही थी, पर मेरा डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं बीच के दालान में आई तो पहली मंजिल पर ही रहने वाली लीला मिल गई। भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। आज आप लंच मेरे साथ करिएगा तो मुझे खुशी होगी। जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको बुलाना चाह रही थी। मैं माँ से मेरी बात बीच में काट कर लीला बोली, आंटी जी से व रमा से मेरी बात हो गई है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। ठीक है, मैं मुस्कुराई। हम तीनों गम सब के साथ पिज्ज़ा का आनंद ले रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा अचानक धीरे से खुला और एक हाथ जिसमें एक डब्बा और फूल का गुलदस्ता था दिखाई दिया। मेरी तो सांस ही अटक गई। लीला और रमा ने एक दूसरे की ओर देखा। तब तक उसका हाथ से जुड़ा शरीर भी सामने आ गया और लीला वह तारा दोनों एक साथ बोलीं, ओ तुम तो डरा ही दिया था। सोम जो इसी मंजिल पर दूसरी ओर रहता था हड़बड़ाया सा खड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ सोम, अलाओ भाभी, यह गुलदस्ता मैंने आपके लिए मंगाया था। आप पहली बार आई हैं ना? लीला ने बात संभाली और आगे बढ़कर सोम से सामान ले लिया। ये इमरती अटकता हुआ सोम बोला, दोनों की हड़बड़ाहट छिपाए नहीं छिप रही थी। आओ बैठो। सोम, रमा बोली, भाभी यहाँ की इमरती मशहूर है इसलिए खास आपके लिए मंगवाई है। कहते हुए लीला ने दोनों चीज़ें मुझे पकड़ा दी। हम चारों थोड़ी देर बातें करते रहे पर सोम सामान्य नहीं हो पा रहा था। उसकी नज़रें मेरे पास रखे गुलदस्ते पर बार बार जाकर अटक रही थी। चलती हुई जब मैंने गुलदस्ता उठाया तो उससे लटकता हुआ छोटा सा कार्ड उनकी चुगली कर गया, जिसे मैंने धीरे से निकाल लिया और लीला को गले लगाकर धीरे से सबकी नज़र से बचाकर उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, यह तुम्हारे लिए है। कार्ड पर लिखा था, फॉर माई लव। धीरे धीरे तीनों के किरदार मुझसे खुलने लगे थे। लीला और सोम तो अपने अपने हिस्से में अकेले ही रहते थे और उनके बीच पक रही खिचड़ी अब मेरे सामने थी। दूसरी मंजिल पर ही एक बड़े हिस्से में मोहन रहता था, जो किसी बैंक में काम करता था। उसके साथ उसकी माताजी रहती थी। दिन के खाली समय में मैं अब अक्सर उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती। सासू माँ आज़ाद ख्याल की थीं, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी, बस अपने काम से काम राक्षसी ठसस में ही रहती थी। घर में भी जेवरों से लदी रहती थी। रमा कॉलेज चली जाती और माँ जी आराम करने तो मैं ऊपर वाली माता जी के पास जा धमकती। उनके पास ढेरों किस्से थे। बहू, तुम तीसरी मंजिल पर गई कभी? एक दिन अचानक उन्होंने पूछा। नहीं माताजी, कोई ले ही नहीं जाता मुझे। मेरा लहजा शिकायती भरा था। जाना भी मत बहू, ऐसा क्या है वहाँ? मैंने पूछा तो वे अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। बताइए ना, मैंने जोर दिया। फिर कभी बताऊंगी बहू, अभी तो मुझे आराम करना है। मैं चली तो आई, पर मुझे ऊपरी मंजिल का रहस्य जानने का रास्ता मिल गया था। मेरे बार बार कुरेदने पर भी उस दिन माताजी बोली, देखो बहू, मुझे किसी से कहोगी तो नहीं ना? तुम तो बताओ, नहीं तो माताजी आपकी बात मैं किसी को क्यों बताने लगी भला? मैं उत्साहित थी। जानती हो, ऊपर की मंजिल पर ना रात में कुछ लोग आते हैं। कौन लोग और क्यों आते हैं माताजी? पता नहीं, पर आते तो हैं। माताजी बोली, आपने देखा है? मैंने सीधे माताजी की आंखों में देख रही थी। और क्या? हाँ, यहाँ सब ने देखा है। तुम्हें भी दिख जाएगा एक जल्दी ही। माताजी के स्वर में विश्वास था। उसी समय लीला के कमरे की खुलने की आवाज़ आई। सुन बहू,
यह लीला तुम्हें कैसी लगती है? बहुत मस्त लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। बता तो जरा मेरे मोहन के लिए कैसी रहेगी अब? माताजी मेरी आंखों में देख रही थी। माताजी, आजकल शादी ब्याह में बच्चों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, उनसे ही पूछना चाहिए। आप मोहन से बात करिए, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद हो। पसंद है तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। माताजी बोली, मतलब मोहन ने आपको बताया है कि उसे लीला पसंद है? उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसे कौन बताता है, माँ हूँ ना, उसकी मन पढ़ सकती हूँ। स्नेह उनकी आंखों में तैर रहा था। फिर तुम तो अभी बच्ची हो, पता है मोहन हमेशा लीला की फिक्र रहती है। कुछ भी फल वल लाता है तो लीला को देने को कहता है। और यह जो दूसरा लड़का रहता है ना, मुझे फूटी आंख नहीं भाता, जाने क्या नाम है, सोम, हाँ जो भी है, रोज अस्वस्थ था। मैं उठने लगी तो माताजी बोली, सुनो, अपनी सास से कहकर इस सोम को निकलवा दो। मैं ना बहुत अच्छा किराएदार दिलवा दूंगी, किराया भी मोटी देगा, तुम बात करो उनसे। अरे मैं क्या कहूँगी, मैं चकित थी। कहना क्या है, कह देना, रमा को गलत नज़र से देखता है, तुरंत हटा देंगी। पर यह सच नहीं है, बरसों से रमा से राखी बंधवाता है, बहुत मानता है उसे। सुना भी है और देखा भी है। मैंने स्पष्ट किया। अरे तो तुम झूठ कहाँ बोलोगी, बस लीला की जगह रमा का नाम बदल देना। माताजी फिर से बोली, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं चलती हूँ। मैं झटके से उठ भागी। हड़बड़ाहट में सामने से आ रहे पतिदेव से टकरा गई। पूरी बात सुनकर वे बोले, अच्छा चलो तुम्हें तीसरी मंजिल दिखाता हूँ। मैं काफ़ी डरी डरी ऊपर पहुँची। मेरा चेहरा देखकर पतिदेव खिलखिलाए, इतना डरती हो तो देखने को जिद क्यों? सब बताइए, इसमें भूत है क्या? नहीं यार, सब बकवास है, भूत होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता। भूत वूत कुछ नहीं होता। कहते हुए उन्होंने कमरे के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। घबराहट में मैंने पति की कमीज के पीछे से पकड़ ली। मुस्कुराए और मेरा हाथ थाम कर अंदर बढ़े। अंदर आते ही आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर खड़ी थी। लकड़ी की नक्शीदार अलमारियों के ऊपर खूबसूरत फ्रेम में महान क्रांतिकारियों की अनेक फोटो लगी थी। कुछ को मैं पहचान रही थी और ज़्यादातर को नहीं। एक किनारे पर मोटा गद्दा बिछा था जिस पर खूबसूरत कालीन बिछी थी और कई तकिए रखे हुए थे। मैं कल्पना कर सकती थी कि यहीं पर सब बैठते और बातचीत करते होंगे। आगे बढ़कर पतिदेव ने एक अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर किताबें भरी पड़ी थी। यह हमारे परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना है जिस पर हम सबको गर्व है। इस कमरे में कैद उनकी यादें और हमारी बेशकीमती धरोहर है। और यह भूत वाली बात सब बकवास है। पहले सामने वाले भाग में दूसरे किराएदार थे, बहुत पुराने, पर उनकी नीयत में खोट आ गया था। लोगों को डराने के लिए वही ऐसी अनर्गल बातें फैलाते रहते थे कि सफ़ेद धोती कुर्ते में कुछ लोग रात में तीसरी मंजिल पर आते हैं। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब हमने उन्हें निकाल दिया। जब से लीला और सोम आए हैं सब ठीक है। पर माताजी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ माताजी थोड़ा इधर उधर की बातें करती हैं, पर उनका ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है। और उनका बेटा मोहन बहुत ही नेक इंसान है, सबकी मदद को हमेशा तैयार रहता है। और उसके पिता बाबूजी के अच्छे मित्र थे, इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। अच्छा श्रीमती जी, आपका डर और भरम दूर हुआ या फिर भूत को बुलाऊं? हंसते हुए वे बोले, मैं यहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ ना? अपनी जेब छिपाते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम मालकिन हो यहाँ की, सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है, खूब पढ़ो। चाहो तो यहाँ की सफाई करा के यहीं बैठ कर पढ़ो। नहीं, अपने कमरे में ही पढ़ूंगी, यहाँ ज़्यादा एकांत है। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखना, यह सोम और लीला और मोहन की प्रेम कहानी उन्हें ही सुलझाने देना, तुम बीच में मत पड़ना। और हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर चल दिए। डर का भूत
भाग गया था। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी?